इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी 17 तारीख को एक फैसला सुनाया था नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के मामले में। और जो कुछ टिप्पणियां की थी, विवादित टिप्पणियां, उसको लेकर बड़ा गुस्सा लोगों में व्याप्त हुआ था, बड़ी चर्चा हुई थी उस विषय की। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की और कस के डांट लगाई है, कचरा है और कहीं ना कहीं जो टिप्पणियां थी उन पर रोक लगा दी है। फैसले पर रोक नहीं लगी है। पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो, विस्तार से आपको बताएंगे। बात करने के लिए, ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने आज सुनवाई की इस पूरे मसले पर और हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी असंवेदनशील उसको बताया है। तो टिप्पणी क्योंकि विवादित है, रोक लगा दी, उसका जिक्र इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। पीयूष जी, क्या हुआ इस कोर्ट में? बिल्कुल सौरभ, देखिए, कोर्ट ने इस मामले में कल स्वतः संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज यानी कोई भी बेंच ऐसे मामले पर संज्ञान ले सकती है। क्योंकि इस मामले पर एक पिटीशन पहले फाइल हुई थी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया था। उसकी और वजह हो सकती है कि क्यों खारिज किया था, लेकिन चूँकि जैसा फैसला 17 मार्च का इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, उसमें जो विवादित ऑब्जर्वेशंस उस फैसले में रखे गए थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और ये विवादित जो ऑब्जर्वेशंस थे वो पैरा नंबर 19, 22 और 26 में थे। इसके अलावा भी पैरा हैं, 29 नंबर पैरा तक जजमेंट है। तो ऐसी स्थिति में जो जजमेंट दिया गया था, यानी कि जो 376 IPC और सेक्शन 18 ऑफ पॉक्सो एक्ट, उनमें उनको जो कन्वर्ट किया गया था 354B के साथ में पॉक्सो का सेक्शन 9 और 10 यूज़ करने का जो निर्देश जारी किया गया था, उस पर रोक नहीं लगी है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो 2 सदस्यीय बेंच थी, उसने केंद्र सरकार, यूपी सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको, और इस मामले में जो पीड़िता की मां है उसकी तरफ से भी एक SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई है। क्योंकि इस मामले में अपील तो बनती है, जाहिर सी बात है कि जो पक्षकार हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर पीड़िता की मां हो, ऐसी स्थिति में वो अपर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन मामला था स्वतः संज्ञान का और स्वतः संज्ञान लेने के बाद जो बेंच थी उसने ये कहा कि ये मामला जो है असंवेदनशील और अमानवीय तरीके से इस मामले में फैसला लिखा गया। लेखक ने इसमें जो दर्शाया है वो साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वो असंवेदनशील हैं और अमानवीय हैं। उनका जो लेख है उस जजमेंट में, उस पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि चूँकि ये एक लेंदी प्रोसेस होता है न्यायपालिका में, जब पिटीशन फाइल होती है उसके बाद नोटिस होता है, जो दूसरा पक्ष होता है वो जवाब देता है, उसके बाद उसमें रिजॉइंडर होता है, उसके बाद आगे बहस होती है, लंबी बहस होती है। और हाई कोर्ट जब ऐसे मामलों पर पूरी सुनवाई कर लेता है, उसके बाद फैसला रिज़र्व करता है। फैसला रिज़र्व करने के बाद ऐसे मामले पर हाई कोर्ट ने 4 महीने तक वो फैसला रिज़र्व रखा, उसके बाद ये फैसला लिखा गया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई तत्काल में दिया गया आदेश नहीं था, ये फैसला रिज़र्व किया गया और फैसला रिज़र्व करने के बाद इस तरह का जो फैसला लिखा गया वो असंवेदनशीलता को दर्शाता है और इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये जो न्यायिक सिद्धांत हैं उनके खिलाफ है। तो न्यायिक सिद्धांत क्या है? न्यायिक सिद्धांत ये स्पष्ट करते हैं कि किसी भी महिला का जो मामला हो तो उसमें जज को संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। अगर घटनाक्रम कोई जैसा भी हुआ हो, घटनाक्रम कितना भी निकृष्ट हो, उसको तो दर्ज किया जाता है, पुलिस की तरफ से भी लाइन दर लाइन दर्ज किया जाता है जैसी घटना होगी। और उसके बाद जो कोर्ट्स होती हैं वो भी उस घटना को दर्ज करती हैं अपने फैसले में, लेकिन वो पार्ट अलग होता है, वो ऑपरेटिव पार्ट नहीं होता, वो जजमेंट का जो आदेश का पार्ट होता है वो नहीं होता। तो यहाँ पर क्या था कि हाई कोर्ट के फैसले में जो ऑपरेटिव पार्ट था उसमें शामिल कर लिया गया कि इस मामले में जो फाइंडिंग्स थी, निष्कर्ष क्या है हाई कोर्ट का, वो पूरा उस फैसले में उद्धृत किया गया, उनकी तरफ से लिखा गया और उसमें पूरी घटना का जिक्र भी कर दिया गया कि किस तरह से नाबालिग जो 11 साल की लड़की है उसको बाइक पर बिठा करके जो आरोपी लाए, उन्होंने उसे एक सुनसान जगह पर नीचे खींचने का प्रयास किया और साथ ही उसको निवृत्त अर्धनग्न भी कर दिया। और इसके साथ ही उसके जो कुछ प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर भी
उन्होंने उसे छुआ। तो ये सारी चीज़ें जो थी उस पर हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसके बाद ही पूरा घटनाक्रम लिखते हुए कि इसके बावजूद ये हत्या का रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता और इसे उन्होंने 354B यानी कि जो उत्पीड़न है, महिला का उत्पीड़न है, यौन शोषण है, उस धारा में मुकदमा चलाने का निर्देश जारी किया लोअर कोर्ट को, क्योंकि लोअर कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को सम्मन जारी किया था। पुलिस ने FIR नहीं दर्ज की थी और उसके बाद 156(3) में जो पीड़ित पक्ष है उसने मुकदमा दाखिल किया था। और ऐसे में क्या होता है कि पहले सम्मन जारी होता है, सम्मन जो लोअर कोर्ट का जारी किया गया उसे आरोपियों की तरफ से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और उसके बाद हाई कोर्ट ने वो फैसला लिखा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी विवादित, असंवेदनशील और अमानवीय करार दे दिया है। उसके उस पार्ट को जिसमें जो टिप्पणियां की गई थी वो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता को दर्शाती हैं, क्योंकि आप जब एक महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको एक ख्याल रखना होगा कि किस तरह से आपको बात करनी है या किस तरीके से उसको लिखना है, या फिर अगर घटनाक्रम कोई है उसके बारे में अगर सार्वजनिक चर्चा भी कर रहे हैं तो वो किस तरह से की जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये ऑपरेटिव पार्ट में नहीं होता पोर्शन तो मीडिया इसको इस तरह से रिपोर्ट भी नहीं करता। मीडिया ऑपरेटिव पार्ट को उसी तरह से रिपोर्ट करता है जिस तरीके से वो ऑपरेटिव पार्ट जजमेंट का लिखा गया है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक इशू ये था कि इस मामले में जो जजमेंट लिखा गया वो ठीक तरीके से नहीं है और इसमें जो टिप्पणियाँ हैं वो ठीक नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के जो सिद्धांत हैं, जो न्याय के सिद्धांत हैं, वो इन चीज़ों में स्पष्ट हैं। तो अब इस मामले में चूँकि नोटिस जारी कर दिया गया है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता वो मौजूद थे कोर्ट में और उन्होंने नोटिस रिसीव भी किया और ये भी कहा कि ये बड़ा शॉकिंग है जी। और मतलब इस तरह का फैसला लिखा जाना बड़ा शॉकिंग है और जो टिप्पणियाँ ऑपरेटिव पार्ट में की गई उसको लेकर के ही ये सारी कवायद थी और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सभी पक्षकारों से और इस मामले में अब जब जवाब दाखिल हो जाएगा 4 सप्ताह बाद तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। जो मां की इसमें पिटीशन है उसमें बेसिकली जो टिप्पणियां हैं उन पर तो आपत्ति है ही, साथ में जो जजमेंट है उसको भी चुनौती दी गई है। तो ऐसी स्थिति में आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये भी गौर करेगा कि जो धाराओं को तब्दील किया, गंभीर धाराओं को हल्की धाराओं में जो तब्दील किया हाई कोर्ट ने, वो कितना जायज़ और कितना सही है, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है और क्या कानून में जो परिभाषा है उसके मुताबिक ही फैसला किया गया है। टिप्पणियाँ एक तरफ हैं और जो जजमेंट है वो एक तरफ है। तो यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो टिप्पणियाँ थी, उन पर अभी रोक लगाई है। केंद्र सरकार, यूपी सरकार और इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, क्योंकि उनका भी पक्ष होगा, और साथ ही जो बाकी अन्य पक्ष हैं उनको नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब तलब कर लिया है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब सारे जवाब उसके सामने आ जाते हैं तब अगली सुनवाई में उसका क्या रुख रहता है। जी सौरभ। बिल्कुल, ये जो एक महत्वपूर्ण बात आपने बोली कि जो टिप्पणियां हैं उन पर रोक लगाई गई है, उनको हटाने को बोला गया है, पर जो फैसला है उस पर बात नहीं हुई। मैं ये समझना चाहता हूँ फ़र्क कैसे किया जाए, मतलब कि फ़ैसला जो था वो बरकरार रहेगा, उस पर रोक नहीं लगाई गई है, जो टिप्पणी है उस पर रोक लगा दी गई, इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल सौरभ, देखिए मैं आपको एक जजमेंट के जो सारे पार्ट होते हैं वो बता देता हूँ। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसमें घटनाक्रम होता है। कोई भी जजमेंट जब लिखा जाता है किसी जज की तरफ से, चाहे वो लोअर कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, तो उसमें सबसे पहले घटनाक्रम लिखा जाता है। तो घटनाक्रम से जब कोई जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट करता है तो घटनाक्रम में अगर कोई ऐसी बात लिखी है जो सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए या उसमें संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए तो वो ख्याल रखा जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो ये पार्ट होता है कि इसका कानूनी पहलू क्या है, इस तरह की पुरानी फाइंडिंग्स क्या हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के या समानांतर जो फैसले होते हैं उन पर भी गौर किया जाता है। और इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब ये 3 पार्ट पर गौर कर लिया जाता है तब चौथा पार्ट जो ऑपरेटिव पोर्शन होता है वो लिखा जाता है। और इसके अलावा इतर भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। और जो चौथा पार्ट होता है ऑपरेटिव पार्ट, उसमें
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स देता है, उन फाइंडिंग्स में ये ख्याल में रखा जाता है कि जो घटनाक्रम था उसमें जिस तरह का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और उसकी जो भाषा थी वो कहीं जो है संवेदनशीलता की, यानी कि जो फैसला है उसकी संवेदनशीलता को प्रभावित न करे, तो निष्कर्ष जो होता है वो अलग रखा जाता है, बिल्कुल अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये ख्याल फैसले में नहीं रखा गया। उसके कई पार्ट हैं, 29 पैरा में वो फैसला है। तो 29 पैरा में से सिर्फ 3 पैरा जिनमें घटनाक्रम को जोड़ते हुए जो टिप्पणी की गई है कि ये रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती, तो उस पैरा पर यानी कि 19, 21 और 26 3 जो पैरा हैं जजमेंट के, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हटाने का आदेश फाइनल ऑर्डर में किया जा सकता है, और या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चूँकि फैसला किया जा चुका है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपील को स्वीकार कर ले, जो पीड़िता की मां है उनकी अपील को स्वीकार कर ले, और उसके बाद जो फैसला है यानी कि हाई कोर्ट का जो फैसला है कि जो गंभीर धाराएं थीं उनको हल्की धाराओं में तब्दील कर दिया जाए। क्योंकि पहले जब लोअर कोर्ट ने इस मामले में सम्मन जारी किया था आरोपियों को, तब 376 और साथ में सेक्शन 18 पॉक्सो उसको जो है तामील किया था और उसमें सम्मन जारी किया गया था। लेकिन बाद में जब हाई कोर्ट ने इस मामले पर गौर किया तो हाई कोर्ट को ये लगा कि ये रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती, और इस एक्सटेंट तक जो है जो मुकदमा है वो 354B IPC यानी कि यौन शोषण और या फिर किसी महिला के साथ जो है शारीरिक दुर्व्यवहार, इस तरीके का उसका आप परिभाषा तय कर सकते हैं। और दूसरी जो सेक्शन 9 है पॉक्सो का और सेक्शन 10 है, उसमें मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो ये तब्दील कर दिया था हाई कोर्ट ने। तो फैसला अलग है, फैसला स्पष्ट है, और जो टिप्पणियां हैं वो उसके पहले हैं। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैसले पर रोक नहीं लगाते हुए जो आपत्तिजनक या विवादित टिप्पणियां जिससे किसी महिला या लड़की के सम्मान को ठेस पहुंचती है, ये पूरे सामाजिक ताने बाने में आप उन चीज़ों को सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो उस पर रोक लगा दी है। और साथ ही इस मामले में जवाब तलब कर लिया है केंद्र सरकार, यूपी सरकार और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से और अन्य पक्षों से। तो अब जब जवाब दाखिल हो जाएगा तब आगे अपील के तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अपील के तौर पर सुनवाई करने का मतलब है कि पूरे फैसले पर, यानी कि जो गंभीर धाराओं को हल्की धाराओं में तब्दील करने के लिए कहा गया है उस पर भी गौर करेगा। लेकिन अभी सिर्फ इस पार्ट पर गौर किया है कि जो ऑपरेटिव पोर्शन में टिप्पणियां की गई घटनाक्रम को लिखते हुए ये कह दिया गया कि ये मामला जो है रेप की कोशिश का नहीं माना जा सकता। तो इस तरीके से जो लिखा गया है उस पर गौर किया गया पहले सुप्रीम कोर्ट ने, और अब आगे जो ऑपरेटिव पार्ट के इतर जो फैसला है यानी कि गंभीर धाराओं से हल्की धाराओं में मुकदमा चलाए जाने का, उस पर भी आगे सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। और देखना ये होगा कि अंतिम निर्णय इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। आप समझ सकते हैं कि 4 सप्ताह में केंद्र सरकार, यूपी सरकार, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार समेत अन्य को जवाब देने के लिए कहा गया है। तो उसके बाद रिजॉइंडर भी फाइल करने के लिए कहा जाएगा, जो इसका समर्थन करेंगे कि नहीं हाई कोर्ट का फैसला सही है, यानी कि हाई कोर्ट रजिस्ट्रार इसका समर्थन भी कर सकते हैं। और या फिर पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर लें कि हाँ ये कुछ ज़्यादा आगे चला गया मामला और संवेदनशीलता का ख्याल रखा जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले के सारे जो पैरे हैं, विवादित पैरे, उनको हटा दे, बाकी फैसले को जारी रखे। ये भी कहा जा सकता है हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनके ओर से जो हलफनामा दाखिल कर दिया जाएगा उसमें। जबकि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में जो फैसला है उससे इतर जो टिप्पणियां हैं उनको हटाने का भी जवाब दे सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि जवाब दिया क्या जाता है आगे आने वाले समय में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। जी सौरभ। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है ये देखने वाला होगा, खासतौर पर जब जवाब आ जाएंगे सभी पक्षों की तरफ से। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी इस मामले में नज़र हमारी बनी रहेगी जब भी अगली सुनवाई होती है, जब 4 सप्ताह बाद जवाब आते हैं सभी पक्षों की तरफ से। तब अभी टिप्पणियों की बात की गई, तब फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये देखने वाला होगा। जो भी होगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।